2020 मार्च का समय जब पहला लॉकडाउन लगा था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और सब कंफ्यूजन में थे कि क्या कभी वापस से नॉर्मलाइज्ड होगा, कब लॉकडाउन ओपन होगा, सारी चिंताएं चल रही थी। ठीक है, मन में डाउट थे, सभी के क्वेश्चंस थे। उसी में क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया, ये न्यूज आती है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए हैं। तो नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो अपने मिसाइल्स डेवलपमेंट में वो काफी ज्यादा आगे हो गया है। इस वजह से जापान की बात कर लें, साउथ कोरिया की बात कर लें, इनको हमेशा ये डर रहता है कि कभी भी नॉर्थ कोरिया से अटैक हो सकता है थ्रू इट्स बैलिस्टिक मिसाइल्स, थ्रू इट्स न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो इसी वजह से साउथ कोरिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच एक पैक्ट साइन हुआ है जिसका नाम है द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, जिसमें यह है कि यूएसए जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोवाइड करेगा साउथ कोरिया को। अब ये जो न्यूज है इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, रीजन पे, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन हुआ है इसका क्या महत्व है, ठीक है, किस वजह से साउथ कोरिया ने ये डिक्लेरेशन पैक्ट को साइन किया और किस वजह से जो साउथ कोरिया है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, ठीक है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अपने देश में डेवलप नहीं करता, क्यों वो यूएसए पे डिपेंड है और इस पैक्ट के बाद क्या रिएक्शन है चाइना का, नॉर्थ कोरिया का, और क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा इस रीजन पे, ठीक है, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन पे, और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें साउथ कोरिया और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट, इनके बीच पैक्ट साइन हुआ है जिसका मैंने आपको नाम बताया वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, ठीक है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। और इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोवाइड करी जाएगी यूएस के द्वारा टू साउथ कोरिया। अब न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है, देखो न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब यह होता है, एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया था, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप किए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे, हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, हम किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे, हम ये सिर्फ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सिर्फ न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई हम पे अटैक करने का सोचेगा तो उसको यह पता होगा कि भाई इंडिया के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स है, तो इस डर को कि दूसरी कंट्री जो है वो हम पे अटैक ना करे क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। यानी कि आप अगली कंट्री, यानी कि अगर नॉर्थ कोरिया को लगे कि साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं है तो हो सकता है वो अटैक कर दे इजीली, पर वहीं अगर ये रहेगा कि हाँ भाई साउथ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, अगर नॉर्थ कोरिया अटैक करता है साउथ कोरिया पे तो साउथ कोरिया भी रिटेलिएट कर सकता है। तो इस वजह से जो चांसेस होते हैं अटैक के वो कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया की वॉर की, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स होते तो क्या रशिया अटैक करता, क्या इतना फ्रीक्वेंटली अटैक कर देता? और अगर आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, 1994 में यूक्रेन के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, उन्होंने रशिया से एक पैक्ट साइन किया और उस पैक्ट में था, रशिया ने बोला था कि हम कभी भी यूक्रेन पे इन्वेड नहीं करेंगे अगर वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उन्होंने कहना मान लिया। और 1994 के बाद से यूक्रेन के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं थे और उसके बाद जो है 2022 में अटैक कर दिया रशिया ने। तो अगर क्या यूक्रेन के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स होते तो क्या रशिया इतना आसानी से अटैक करता? सोचने वाली बात है। बताइएगा आप, क्या अटैक करता? तब भी क्या अटैक करता रशिया? कमेंट में जरूर बताइएगा, जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। तो इसी वजह से जो नॉर्थ कोरिया है वो इतने मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गए, कोई भी टेक्नोलॉजी का तुम नाम लो, नॉर्थ कोरिया के पास सारी चीजें हैं। उनके देश में भले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, भुखमरी की प्रॉब्लम्स है, हंगर इश्यूज है, पॉवर्टी इश्यूज है, पर मिसाइल डेवलपमेंट में भैया इनका कोई तोड़ नहीं है। आपने अक्सर वीडियोस देखे होंगे, मुझे याद है वही लॉकडाउन का समय था, इनकी मीडिया ने वीडियो रिलीज किया था जहां पे इनके डिक्टेटर आ रहे हैं बिल्कुल स्टाइल में, ठीक है, पूरा स्टाइल में आ रहे हैं, मिसाइल लॉन्च हो रही है। मैंने कहा क्या है ये, मतलब एक देश जहां पे उनके आम आदमी जो है, ठीक है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा और ये ऐसी मिसाइल्स, ऐसी पिक्चर्स डिपिक्ट की जा रही है जहां पे नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को एज अ हीरो पोर्ट्रे किया जा रहा है और मिसाइल्स डेवलपमेंट और ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो इस वजह से साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इवन यूएसए भी जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स डेवलपमेंट हैं वो टारगेट कर सकते हैं यूएस के आइलैंड्स को भी और कॉन्टिनेंट को भी। तो इस वजह से यूएसए हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया तो एकदम ही नेबर देश है उनका, तो इस वजह से इनको थ्रेट रहता है कि न्यूक्लियर जो नॉर्थ कोरिया वो कभी भी अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से ये न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो साइन किया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें
क्योंकि अगर हम बात करें कोरियन पेनिनसुला पे, ठीक है, कोरियन पेनिनसुला की बात करें तो 1950s के टाइम पे यहाँ पे सिविल वॉर था, उसके बाद डिवीजन हुआ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, और ऑफिशियली ये वॉर अभी भी चल रही है, कोई सच अग्रीमेंट पे नहीं बंद हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वॉर पे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली कोई वो चीज हुई नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। तो इस वजह से आप देखते रहते होंगे कि हमेशा इनके बॉर्डर इश्यूज रहते हैं, कभी मिसाइल लॉन्च हो जाता है, कभी टेस्टिंग हो जाती है, सारी चीजें चलती रहती है। पर ये विजिट अभी क्यों हुआ? अभी इस वजह से हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली ये हुआ है कि यूएस और साउथ कोरिया ने अपने 70th एनिवर्सरी मनाया बायलैटरल रिलेशंस का, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने अभी रिसेंटली एक मिसाइल टेस्ट करी है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है हवासोंग 8। अब ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सीधे, ठीक है, ये सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि ये मिसाइल किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है, या ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल से क्या, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नाम क्या है? हवासोंग 8, ठीक है। तो इस वजह से ये जब चीज हुआ तो जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनको फिर ये विजिट करनी पड़ी, जहां पे यूएसए के थ्रू क्या हुआ, यूएसए के थ्रू ये न्यूक्लियर डेटलेंस का जो प्लान है वो आपका भैया साइन हुआ। अब देखो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि साउथ कोरिया जो है वो अच्छा खासा देश है, टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा है, ठीक है, अच्छा खासा है, सैमसंग के फोन्स वहीं से आते हैं, ठीक है, सैमसंग की कंपनी जो है साउथ कोरिया को बिलोंग करती है। तो उन्होंने अपना खुद का न्यूक्लियर प्लान जो है या न्यूक्लियर मिसाइल है जो न्यूक्लियर, वो क्यों नहीं डेवलप किया? देखिए, इनका प्लान था, इन्होंने डेवलप भी किया था, ठीक है, इन्होंने डेवलप भी किया था, पर यूएसए जो है, यूएसए ने साउथ कोरिया को यह कहा कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद कर दीजिए, ठीक है, और इन रिटर्न यूएसए गारंटी देता है कि अगर आप पे कोई अटैक होगा तो यूएस जो है वो आपको बचाने आएगा। तो इस गारंटी की वजह से साउथ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को शट डाउन कर दिया, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दिया और टोटली डिपेंड हो गए यूएसए पे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आपको लग रहा हो कि अच्छा यूएसए ने बोला और मान गया साउथ कोरिया। देखिए चीज क्या होती है ना, आप जब न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो साउथ कोरिया का ये था कि ठीक है, अगर हमें यूएसए से गारंटीड मिल रही है सिक्योरिटी, तो हम वही पैसा जो हम मिसाइल्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा हम अपने देश के लोगों की भलाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देश की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें यूरोप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना ज्यादा डेंजरस था, उसका इंपैक्ट इतना भयानक था कि जितनी भी छोटी कंट्रीज हैं उन्होंने ये सोचा कि हम अपना पैसा मिलिट्री में लगाने के बजाय या डिफेंस में लगाने के बजाय हम वही पैसा कहां लगाएंगे, हम वही पैसा लगाएंगे लोगों की भलाई में, देश को इंप्रूव करने के लिए। और इसी वजह से बहुत से वेस्टर्न यूरोपियन जो देश हैं उन्होंने नेटो को साइन किया हुआ है, क्योंकि उनका मानना यह है कि यूएसए से हमें गारंटीड सिक्योरिटी मिल रही है, तो हम अपनी आर्मी को ना खड़ा करके वो पैसा ना लगा के हम वही पैसा देश की डेवलपमेंट में, देश की टेक्नोलॉजी में, देश की आम आदमी पे लगाएंगे। और अगर कोई बाहरी आक्रमण आता है तो हमने नेटो तो साइन किया ही हुआ है। तो ये आपका रीजन होता है कि जो आप पूछते हो ना कि या दिमाग में आता है कि नेटो लोग क्यों साइन कर लेते हैं, उसका रीजन यही होता है कि इंपॉर्टेंट रीजन ही यही है। तो ये प्रोग्राम मतलब साउथ कोरिया की बात करें तो ये भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करना चाह रहे थे, पर यूएसए बीइंग दी एनपीटी, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आपने सुना होगा, उसके तहत जो है इन्होंने साउथ कोरिया को बोला कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को शट डाउन कर दीजिए और इन रिटर्न हम आपको सिक्योरिटी गारंटीड प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए जो ये जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है ना, ये जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है, इसमें जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनके चाहने से मिसाइल्स अटैक नहीं होंगे। जब यूएस प्रेसिडेंट को लगेगा तब ही, मतलब यूएस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे ही वो मिसाइल्स लॉन्च होंगी। तो यानी कि कहने को न्यूक्लियर डिटरेंस है, पर जो पावर है वो अभी भी आपके यूएस प्रेसिडेंट के हाथ में। तब देखिए ये जो सारी चीजें हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि हम नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स को समझें तो ये साल दर साल बढ़ते ही चले आए हैं। और इसी वजह से यूएस की जापान की बात कर लो, ठीक है, साउथ कोरिया की बात कर लो, इवन यूएस के आइलैंड्स और यूएस का कॉन्टिनेंट वो भी टारगेट हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर साहब हैं वो यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से नॉर्थ कोरिया को टैकल करने के लिए ये न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोवाइड किया गया है। पर वही बात है कि
अगर सपोज करो कल को नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया साउथ कोरिया पे, तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पहले यूएस से बात करेंगे, यूएस प्रेसिडेंट से, फिर यूएस प्रेसिडेंट अगर अपने ऑर्डर्स देंगे उसके बाद वो न्यूक्लियर मिसाइल्स या जो न्यूक्लियर है वो रिटेलिएट होगा। तब तक तो शायद पूरी जो डिवास्टेशन है वो फैल सकती है। तो इसी वजह से ये जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, इसमें जो कमांडिंग पावर है वो कहीं ना कहीं यूएस और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस प्रेसिडेंट के पास ही है। अब जब ये खबर आई वॉशिंगटन डिक्लेरेशन की, तो भाई ऑब्वियस सी बात है चाइना, नॉर्थ कोरिया नहीं चाहेगा। और अगर आप सपोज करो इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ कोरिया में अगर न्यूक्लियर यूएस के न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस्ड होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स प्लेस्ड हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये चाइना और नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक करेंगे। और इस वजह से इस रीजन में क्या हो सकता है, इस रीजन में कहीं ना कहीं डीस्टेबिलिटी आ सकती है। और अगर इस रीजन में डीस्टेबिलिटी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि भाई हम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन का। तो इसी वजह से आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ड्स एक्सचेंज होंगे और हो सकता है नॉर्थ कोरिया और अपने मिसाइल्स, ठीक है, जो लॉन्च या डेवलपमेंट में हो, शायद उसके प्रोसेस को और बढ़ा दे। पर सवाल ये उठता है कि यूएसए ने गारंटी तो दी है, पर अगर सपोज करो नॉर्थ कोरिया अटैक करता है, न्यूक्लियर से या मिसाइल से अटैक होता है, तो क्या आपको लगता है यूएसए जो है वो आएगा बचाने साउथ कोरिया को? क्योंकि यूक्रेन में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ठीक है, उसके वजह से यूएसए की गारंटी पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई गारंटी तो आप कर दे रहे हो, पर जब मेन पॉइंट पे जब जरूरत पड़ती है तब जो यूएसए है वो या तो मदद के लिए नहीं आता है, या और फिर वही दो बातें होती हैं कि हम इस पे सैंक्शंस लगाएंगे, वो सारी चीजें करेंगे। तो सैंक्शंस लगाने से तो चीजें नहीं रिजॉल्व होंगी। इसी वजह से ना जो देश हैं वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो यूएस है वो सैंक्शंस को इस्तेमाल कर रहा है फॉर द लार्जर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो इसी वजह से ये सारी चीजें ना, जितने भी देश हैं, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये लोग डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या यूएस आएगा हेल्प करने के लिए? आपकी थॉट्स, आपके कमेंट्स जानना चाहूंगा। आपको लगता है कि क्या यूएसए जो है, अगर कल को अटैक होता है नॉर्थ कोरिया पे या साउथ कोरिया पे, नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया पे, तो क्या यूएसए हेल्प करेगा? यूएसए के प्रेसिडेंट ऑर्डर्स देंगे? आपके जो भी थॉट्स हैं बताइएगा, सुनना चाहूंगा कमेंट्स में कि आपके थॉट्स हैं, क्या थॉट्स हैं। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली आपको कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला। डिक्लेरेशन के आपसे एज इट इज प्रिंस में भी पूछा जा सकता है कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, तो ये क्योंकि करंट की चीजें हैं और इसलिए आपको इसका लार्जर पिक्चर भी मैंने बता दिया, एनालिसिस बता दी, रीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स जो है वो पिन डाउन कर सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि स्टडी आईक्यू ने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर 2024 जो लॉन्च कर दिया है। इस बैच में आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन कराई जाएगी, राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको बुक्स, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के बाद आपको कोई मेंस का क्रैश कोर्स लेना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी होलिस्टिक तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। और अगर जो भी एस्पिरेंट्स है जो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं फ्रॉम दिस बैच, उनको फिर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में रहने की, खाने की, ठीक है, एजुकेटर से, मेंटोर से कनेक्ट करने की भी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अगर आपने मन बना लिया है कि यू आर एमिंग फॉर 2024, तो आप स्टडी आईक्यू के P2I बैच को एनरोल कर सकते हो वेबसाइट से, ऐप से। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगाओगे तभी आपको डिस्काउंट प्राइस मिलेगा, और मेरा कोड है RS Live। जैसे आप मेरा कोड लगाओगे, यू विल बी एबल टू परचेज दिस P2I बैच ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड द प्राइस इज 3299। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहेगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।